नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी पुलिस और यूपी एसआई जैसी अनेक परीक्षाओं के लिए समर्पित है, जिस क्रम में आपको पहले से मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लगातार मिल रही हैं। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए हिंदी की पहली क्लास लाया हूँ। तो इस क्लास को करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम जिस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं उसमें क्या आता है, कैसे होता है। तो इसके लिए यूपी कांस्टेबल, यूपीपी कांस्टेबल और यूपी एसआई। तो यूपी कांस्टेबल में आपका पेपर जो होता है वो 150 नंबर का होता है और यूपी एसआई में जो आपका पेपर होता है वो 160 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें आपको चार सब्जेक्ट आते हैं। एक मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा हिंदी और चौथा जीएस। ठीक है, यहाँ पे भी आपको चार ही सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। अंतर क्या होता है, यहाँ पे आपको मैथ के 20 से 22 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के 53 से 57 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन मिलेंगे और जीएस के आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे। जबकि यूपीएसआई में आपको मैथ के 24 से 26 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग में 54 से 56 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और जीएस की बात करें तो जीएस में भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे जीएस जो आती है वह पूरी नॉर्मल जीएस आती है। यूपीएसआई के एग्जाम में आपके जीएस का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे 40 में से 24 और 16 में जीएस डिवाइड हो जाती है, जिसमें 24 नंबर की आपकी मूल विधि प्लस संविधान आता है और 16 नंबर की वही जीएस आती है जो यूपी कांस्टेबल में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपकी मैथ की क्लास चल रही हैं, रीजनिंग की भी चल रही हैं, हिंदी की आज से आपकी क्लास शुरू होगी। तो यूपी कांस्टेबल के लिए 37 क्वेश्चन और यूपी एसआई के लिए 40 क्वेश्चन की तैयारी हम लोग हिंदी में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 37 क्वेश्चन का मतलब 74 नंबर और यहाँ पे 40 क्वेश्चन का मतलब 100 नंबर, क्योंकि यहाँ पे यूपीएसआई में जो एक क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है और यूपी कांस्टेबल में जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो हिंदी की पहली क्लास में हम लोग आज एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। जो हिंदी पढ़ने के लिए हर बच्चा सबसे पहले पढ़ता है। इस क्रम में हम लोग सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे, वो होगा हमारा वर्णमाला। ठीक है साथियों, वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी होगी। क्या होती है वर्णमाला? तो वर्णमाला वर्णों का समूह होता है। वर्ण मतलब अक्षर, यानी अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, समूह कैसा होना चाहिए? तो समूह होना चाहिए क्रमबद्ध, एक क्रम से समूह होना चाहिए। जैसे का के बाद खा आएगा,
खा के बाद गा आएगा, गा के बाद घा आएगा, घा के बाद अंगारा आएगा। अब ये नहीं कि का के बाद चा लिख दें, चा के बाद जा लिख दें, फिर उसको बोल दें वर्णमाला है, तो वो वर्णमाला नहीं होगी, वो केवल वर्णों का एक समूह होगा। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ठीक है, तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या होता है? वर्णमाला होती है। ठीक है, अब वर्णमाला, इसको हम थोड़ा सा वर्गीकृत कर लेते हैं। तो वर्णमाला का वर्गीकरण, वर्णमाला का वर्गीकरण वर्णमाला को हम लोग वर्गीकृत करेंगे तो इसमें पहला वर्ग होगा स्वर, दूसरा होगा व्यंजन और तीसरा होगा अयोग वाह। ठीक है, अब स्वर में कौन से अक्षर आते हैं? तो आ ई उ री ए ओ और औ। अयोग अवाह में क्या आते हैं? तो अयोग अवाह में आते हैं अंग और आहा। व्यंजन में, तो व्यंजन में का से ज्ञा तक, उसके बाद सड़क वाला डा, ढ़ा और स्रा। ठीक, वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णमाला होती है हमारा अक्षरों का क्रमबद्ध समूह। अक्षरों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला को अगर बांटेंगे तो वर्णमाला को बांटते हैं स्वर में, व्यंजन में और अयोगवाह में। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्वर क्या होते हैं। वर्णमाला का जो पहला पार्ट है वो होता है स्वर। वर्णमाला का पहला पार्ट क्या होता है? स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। यानी स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में, यानी जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तो होते कौन से हैं? आप सभी को पता है, आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। ये टोटल हमारे कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। कितने स्वर? 11। तो ये हमारे टोटल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब इन स्वरों को भी बांटा जाता है। तो इन स्वरों को कैसे बांटा जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण से। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, स्वरों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है? तो उसके लिए हमारे 4 आधार बने हुए हैं। कितने आधार? 4 आधार। 4 कौन कौन से आधार? तो पहला होता है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। दूसरा होता है
मुख की आकृति के आधार पर, तीसरा होता है जीभ की स्थिति के आधार पर, और चौथा होता है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो चार प्रकार, हमारे चार टाइप से इनको वर्गीकृत किया जाता है स्वरों को। पहला कौन सा है? मात्रा के आधार पर। दूसरा कौन सा है? मुख की आकृति के आधार पर। तीसरा कौन सा है? तो जीभ की स्थिति के आधार पर। और चौथा कौन सा है? तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग पहले टाइप की चर्चा करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, तो मात्रा के आधार पर पहला टाइप कौन सा होगा? ह्रस्व स्वर। और दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक साथियों, पहला कौन सा होगा? ह्रस्व स्वर। और दूसरा कौन सा होगा? दीर्घ स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे होते हैं दो प्रकार के। पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर। और दूसरा कौन सा? दीर्घ स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो ह्रस्व स्वर में आप लोग लिखेंगे वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब ये स्वर एक मात्रा क्या है? तो एक मात्रा आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना टाइम आपको अ बोलने में लगता है वो एक मात्रा है। आ का मतलब पहला जो आ है आपका, आपके पास दो आ हैं, एक ये और एक ये। तो जो आपका पहला आ है उसको बोलने में जितना समय लगता है वो आपका एक मात्रा का समय है। ठीक है, तो जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वे हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा और री आएगा। ठीक, अ, ई, ऊ और री वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अ, ई, ऊ और री। ठीक, अब बात कर लें दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका
उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय लगता है। अब इसमें कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा आपका आ, इसमें 2 मात्रा का समय लगा। ई 2 मात्रा, ऊ 2 मात्रा, और ए, ओ और ओ। इन सब में कितना समय लग रहा है, तो 2 मात्रा का समय लग रहा है। 2 मात्रा का मतलब जितना समय आपको अ बोलने में लगा उससे 2 गुना समय आ बोलने में लगेगा। ठीक है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है वे कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक, अब मात्रा यहां पे आपका लिखा है मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो तीसरा टाइप कौन सा है आपका? तीसरा टाइप है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। यह स्वर आपका हिंदी में नहीं पाया जाता है, यह स्वर आपका संस्कृत में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे यह क्वेश्चन करे कि हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर केवल ये पूछा जाए कि आप बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्लुत, तीसरा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीसरा जो स्वर है वो प्लुत स्वर है, लेकिन वो आपका संस्कृत में पाया जाता है। ठीक, तो मात्रा के आधार पर आपका वर्गीकरण यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला टाइप कौन सा है? कौन सा बताया था आपको अगला टाइप? जी हां, मुख की आकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर दूसरा है आपका मुख की आकृति के आधार पर। तो मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन से हैं? तो पहला प्रकार है आपका संवृत स्वर। कौन सा? संवृत स्वर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। तीसरा टाइप कौन सा है? तो तीसरा टाइप है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। और चौथा कौन सा है? तो चौथा है आपका विवृत स्वर। ठीक, तो मुख की आकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं: संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। बात करें अगर संवृत स्वर की, तो संवृत स्वर, संवृत का मतलब क्या होता है? तो संवृत का मतलब होता है ढका हुआ। ढका हुआ का मतलब, यहां पर ढका हुआ का मतलब लेंगे कि मुख खुलने से और मुख बंद होने से। तो मुख का ढका होना मतलब मुख का बंद होना। तो वे स्वर, संवृत स्वर क्या होंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख बहुत
कम खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, संवृत स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। अब इनके अंतर्गत स्वर कौन कौन से आते हैं? स्वर आप खुद बोल के बताएंगे। बोलिए आप। आ में क्या मुंह खुला तो खुल गया, आ और ज्यादा खुल गया। ई बोलेंगे तो थोड़े से दांत खुलेंगे, बाकी कुछ नहीं खुलेगा आपका। तो इसमें कौन से स्वर हो गए? ई में भी वही पोजीशन है, ई हो गई। ऊ में भी केवल आपके होंठ थोड़े से खुलेंगे बस। फिर ऊ में भी आपका होंठ ही थोड़े से खुलेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत हमारे 4 स्वर आते हैं, ई ऊ। ई ऊ और ऊ, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। अभी तक आप लोग बोलते होंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। मतलब छोटी ई बड़ी उसके मात्रा के आधार पर है ना। छोटी मात्रा है तो छोटी ई, बड़ी मात्रा है तो बड़ी ई, तो वही मात्रा के आधार पर है। तो मात्रा के आधार पर आपने पढ़ा है 2 टाइप के, कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो उन्हीं में से इसको बोल सकते हैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धसमृत स्वर की। तो अर्धसमृत स्वर क्या होते हैं? तो अर्धसमृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में मुख समृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक खुलता है। क्या होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख समृत स्वरों की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है। यही लिख लीजिए, समृत स्वरों की अपेक्षा अधिक खुलता है, अधिक खुलता है अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। तो इसमें आपका कौन से स्वर आएंगे? थोड़ा सा अधिक खुलना चाहिए, ज्यादा नहीं। अब आ और आ बोलेंगे तो ये तो सबसे ज्यादा खुलते हैं इनमें। आ और आ में, यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। ठीक है, ये तो होंगे नहीं, इनसे थोड़ा सा ज्यादा खुलना चाहिए। ई और ऊ आप यहां पे लिख चुके हैं। इसके बाद आएगा री आपका इस विभाजन में री आपका नहीं आता है, तो री को छोड़कर बाकी सारे वर्ण हम लोग लेंगे, तो री नहीं आएगा। फिर री के बाद ए बोलेंगे तो ए में आपका थोड़ा सा खुल रहा है ना, इसकी अपेक्षा ज्यादा। ई बोलेंगे तो ई में थोड़ा सा कम, ए बोलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा, ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आए बोलेंगे तो आए में तो बहुत ज्यादा मुख खुलेगा, थोड़ा सा और ज्यादा खुलेगा ना, आए। आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा, आए। तो ए हो गया। ठीक है, आए होगा नहीं। फिर ओ, तो ऊ से थोड़ा सा ज्यादा ओ में, यानी ई से थोड़ा सा ज्यादा मुंह ए में खुलता है और ऊ से थोड़ा सा ज्यादा मुंह ओ में खुलता है। ए और ओ आपके आ जाएंगे अर्धसमृत स्वर में। ठीक है, तो अर्धसमृत स्वर में आपके कौन से आ गए? ए और ओ। अब आगे बात करते हैं अर्धविवृत स्वर की। तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। तीसरा टाइप आपका
कौन सा है? तो वो है अर्ध विवृत स्वर। ठीक, अर्ध विवृत स्वर। अब ये कौन से स्वर होते हैं? तो ये वे स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में जो मुख खुलता है वो आपका अर्ध संवृत से थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो विवृत स्वर होते हैं उनसे थोड़ा सा कम होता है। यानी विवृत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख अर्ध संवृत स्वरों से अधिक किंतु विवृत स्वरों से कम खुलता है। विवृत स्वरों से कम खुलता है। अब इसमें कौन से आएंगे आपके? इसमें आएगा आ, और कौन सा आपका बचा है? ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, री आपको लेना नहीं है। फिर उसके बाद ए, तो ए भी हो गया है, बचा है ए। तो आ के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद ओ आपने ले लिया है अर्ध संवृत में, उसके बाद फिर ओ, ओ से थोड़ा ज्यादा ओ में खुलता है ना, ओ, तो यहां पे हो गया ओ। ये तीन स्वर आपके कहाँ आएंगे? अर्ध विवृत स्वर में। ठीक, अब लास्ट कौन सा बचा हुआ है? तो चौथा बचा हुआ है आपका अर्ध विवृत स्वर। यहां पे हो गया, चौथा है आपका विवृत स्वर। कौन सा स्वर? विवृत स्वर। तो विवृत स्वर कौन से स्वर होते हैं? देखिए, विवृत स्वर जो होंगे उनमें सबसे ज्यादा मुख खुलेगा। इन सभी स्वरों से जो सबसे अधिक मुख खुलता है वो खुलता है विवृत स्वर में। और विवृत स्वर जो होता है वो एकमात्र स्वर होता है, वो होता है आ, यानी दीर्घ आ। इस स्वर से ज्यादा मुख किसी भी स्वर में नहीं खुलता है, तो वो आपका कहाँ होगा? विवृत स्वर में होगा। तो विवृत स्वर क्या होंगे? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक मुख खुलता है। अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक मुख खुलता है। इसमें आपका कौन सा आएगा? एकमात्र स्वर दीर्घ आ। ठीक साथियों, तो आपने पढ़ा मुख की आकृति के आधार पर स्वर हमारे होते हैं चार प्रकार के। चार प्रकार के कौन कौन से चार प्रकार? तो संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। ठीक है, तो आपने संवृत स्वर में क्या पढ़ा? संवृत स्वर में कौन से स्वर आएंगे? तो संवृत स्वर में आएंगे आपके ई, ई, ऊ, ई यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। अगला आपने पढ़ा अर्ध संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत स्वर में कौन कौन से आएंगे? अर्ध संवृत में आएगा आपका ए और ओ। फिर उसके बाद अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में ह्रस्व आ, ए और ओ। फिर उसके बाद विवृत स्वर। तो विवृत स्वर में क्या आएगा? दीर्घ आ यानी बड़ा आ। ठीक है,
अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वरों के वर्गीकरण के तीसरे टाइप की। तो तीसरा टाइप कौन सा था, याद करिए जल्दी से, तीसरा टाइप कौन सा था? तीसरा टाइप याद आया? तीसरा टाइप था जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर। तो जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इस जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट में पहला क्या है? तो पहला है आपका अग्रभाग स्वर, अग्रभाग स्वर। दूसरा है आपका मध्य भाग स्वर, मध्य भाग स्वर। और तीसरा है आपका पश्च भाग स्वर, पश्च भाग स्वर। ठीक साथियों, तो जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 टाइप में वर्गीकृत किया गया है, अग्रभाग स्वर, मध्य भाग स्वर और पश्च भाग स्वर। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग हैं क्या? तो बात हो रही है जीभ की स्थिति की। तो जीभ की स्थिति अगर मुख के अग्रभाग में है तो वो अग्रभाग स्वर होंगे। जीभ की स्थिति अगर मुख के मध्य भाग में है तो मध्य भाग स्वर होंगे। और जीभ की स्थिति अगर मुख के पश्च भाग में है तो हमारे पश्च भाग स्वर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अग्रभाग स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अग्रभाग में होती है, अग्रभाग स्वर कहलाते हैं, अग्रभाग स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अग्रभाग में होती है, अग्रभाग स्वर कहलाते हैं। अब वे स्वर हैं कौन से, तो बोल के देखिए आप लोग। आ में कहाँ गई? आ कहीं पे है जीभ आपकी? कहाँ पे है? आगे है, बीच में है या फिर पीछे है? बीच में है ना, आ। अब अगर आ को दीर्घ करेंगे तो वही जीभ आपकी पीछे चली जाएगी, आ थोड़ी सी पीछे गई, आ बीच में। उसके बाद बोलिए ई में कहाँ आ रही है जीभ आपकी? ई में आपकी दांतों से थोड़ा सा ऊपर आ रही है, ई में आपके अग्रभाग में ही है, तो ई कहाँ आ जाएगा आपका? अग्रभाग, ई हो गया। उसके बाद ई, तो जहां ह्रस्व ई है वहीं पे हो जाएगा दीर्घ ई। फिर उसके बाद ऊ में कहाँ गई आपकी जीभ? पीछे गई, ऊ पीछे ही है। फिर उसके बाद ए में कहाँ है? ए आगे आ गई ना, तो ए में आगे आ गई ए। फिर उसके बाद ए बोलिए, ए में थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएगी ए की अपेक्षा, लेकिन होगी आगे ही, तो ए हो गया। ओ में फिर पीछे आपकी जीभ उल्टा हुई, आओ और थोड़ा सा पीछे, है ना। फिर स्वर ही खत्म हो गए तो अ तक। उसमें से आपको कौन से स्वर मिले? ये 4 स्वर मिले जो कहाँ पे हैं? जिनका उच्चारण करते समय जीभ आपके अग्रभाग में होती है। ठीक है, जीभ आपके मुख के अग्रभाग में होती है, तो वो स्वर कहाँ हो गए? अग्रभाग स्वर हो गए। अब बात करेंगे मध्य भाग स्वर की। तो मध्य भाग स्वर में क्या होगा?
वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के मध्य भाग में होती है, मध्य भाग स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के मध्य भाग में होती है, मध्य भाग स्वर कहलाते हैं। ठीक है, मध्य भाग स्वर कहलाते हैं। अब इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें एकमात्र स्वर आता है, वो आता है आपका छोटा आ, यानी ह्रस्व आ। ठीक, मध्य भाग स्वर में एकमात्र स्वर है ह्रस्व आ। इसमें जीभ बीच में रहती है, थोड़ा सा जीभ सीधी हो जाती है, बीच में जाके खड़ी हो जाती है, सीधी हो जाती है आ। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य भाग पश्च भाग स्वर की। तो पश्च भाग स्वर क्या होंगे, तो वे स्वर लिखे आप लोग, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के पश्च भाग में होती है। पश्च का मतलब पीछे ना, तो पश्च भाग में होती है, पश्च भाग में होती है, पश्च भाग स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब पश्च भाग स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे, तो पश्च भाग स्वर में आएंगे, पश्च भाग स्वर में आपके कौन से स्वर आएंगे, तो आ आएगा, ई आप ले चुके हैं पहले ही, उसके बाद ऊ, फिर ओ और औ। ये स्वर आपके पश्च भाग स्वर हो गए। ठीक है, तो मध्य भाग स्वर में केवल आ आता है, और पश्च भाग स्वर में दीर्घ आ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों उ, ओ और औ। ठीक है, अब बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण के चौथे पार्ट की, जो क्या था, ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर स्वरों को अब हम लोग बांटेंगे कि हमारे ओंठ क्या करते हैं जब स्वरों का उच्चारण होता है, उस आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो चौथा टाइप है आपका ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर हमारे होते हैं दो टाइप के, दो प्रकार के होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप कौन सा है आपका, पहला है वृत्तमुखी स्वर। कौन सा मुखी, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, या फिर इसी को बोल देते हैं अर्धवृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी स्वर। अब इनमें क्या होता है, ओष्ठ के आधार पर है। तो वृत्तमुखी स्वर में क्या होता है, ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति क्या हो जाती है, वृत्त के टाइप की हो जाती है, यानी गोल हो जाती है। उनको क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी स्वर। तो इसमें क्या लिखेंगे, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है,
वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अब इसमें कौन से स्वर आएंगे, तो फिर अभी तक हम लोग जो करते आ रहे हैं बोल के फिर से चेक करेंगे कौन से स्वर। आ बोलने में क्या ओठ गोल हो रहे हैं? आ बोलने में तो मुंह फैल रहा है, ओठ तो गोल हो नहीं रहे हैं। आ वही चीज है। ई में ओठ गोल हुए नहीं हुए, ई नहीं हुए। फिर उसके बाद ऊ, जैसे ही आप ऊ बोलेंगे तो आपके पूरे के पूरे ओंठ जो होंगे ऊपर और नीचे के मिलाकर एक वृत्त की आकृति ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ गया? ऊ। फिर दीर्घ ऊ, फिर हो गए गोल, ऊ हो गया। उसके बाद ए में तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर ए में भी नहीं गोल हुए। फिर ओ बोलेंगे तो फिर से गोल हो जाएंगे। जैसे ऊ बोलने पे थोड़ा सा कम मुंह खुला था, यानी कम मुख खुला था तो छोटा वृत्त बना था, ओ बोलेंगे तो थोड़ा सा बड़ा वृत्त बनेगा, लेकिन वृत्ताकार ओठ हो जाएंगे, तो ओ हो गया। उसके बाद औ में फिर हो गए, तो ओ और ओ, ये हमारे कौन से हो गए? वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अवृत्तमुखी या फिर अर्धवृत्तमुखी स्वर की। अवृत्तमुखी या फिर अर्धवृत्तमुखी स्वर समझ तो गए होंगे। अब आप किसको अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी कहेंगे, है ना? अवृत्तमुखी या फिर अर्धवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी क्या होंगे? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ वृत्ताकार नहीं होते हैं। नहीं होते हैं या फिर अर्धवृत्ताकार होते हैं, या फिर अर्धवृत्ताकार होते हैं। ठीक, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ वृत्ताकार नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो थोड़ा सा अर्धवृत्ताकार होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कौन से स्वर आएंगे? तो जो हमारे अवृत्तमुखी स्वर होंगे वे कौन कौन से होंगे? तो वृत्तमुखी को छोड़ के सारे स्वर अवृत्तमुखी हो जाएंगे। तो वृत्तमुखी में आपने कौन से स्वर लिए थे? वृत्तमुखी में आपने स्वर लिए थे ऊ, दोनों ऊ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों के दोनों ऊ, ओ और औ। उन चार स्वरों को छोड़ के बाकी जो स्वर बचे हैं वो आपके अवृत्तमुखी में हो जाएंगे। तो वे स्वर कौन कौन से होंगे? आ, ई, ए और ए। ये आपके 6 स्वर अवृत्तमुखी हो गए। ठीक है, तो ये अभी तक आपका स्वरों का वर्गीकरण था। स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। स्वरों का वर्गीकरण हमने 4 टाइप से पढ़ा। किस आधार पर? मात्रा के आधार पर, और फिर मुख की आकृति के आधार पर, दूसरा मुख की आकृति के आधार पर, तीसरा जीभ की स्थिति के आधार पर, और चौथा ओष्ठ की बनावट या ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे कि आज हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। तो वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ा स्वर। ठीक है, स्वर पढ़ा, स्वरों का वर्गीकरण किया किस आधार पर? मात्रा के आधार पर।
फिर मुख के आधार पर और जीभ के आधार पर, चौथा ओष्ठ के आधार पर। ठीक है। मात्रा के आधार पर हम लोगों ने क्या पढ़ा? मात्रा के आधार पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आए हैं आपके? तो आ, ई, उ और री। बाकी दीर्घ स्वर में तो आ, ई, उ, ए और ए। फिर ओ और ओ। ये आपके 7 स्वर दीर्घ स्वर। फिर हम लोगों ने पढ़ा मुख की आकृति के आधार पर। तो मुख की आकृति के आधार पर हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ा था। 4 टाइप कौन कौन से थे? 4 टाइप हमारे कौन कौन से थे? तो वो थे संवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, फिर अर्ध विवृत स्वर, उसके बाद विवृत स्वर। संवृत में क्या था कि मुख एकदम थोड़ा सा खुलेगा। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत का मतलब अब आधा ढका हुआ है ना। संवृत का मतलब क्या था? ढका हुआ। अर्ध संवृत का मतलब आधा ढका हुआ, यानी आधा ढका हुआ और आधा खुला हुआ। इसीलिए संवृत से थोड़ा सा ज्यादा अर्ध संवृत में खुलता है। ठीक है। अर्ध संवृत में कौन से स्वर थे? तो संवृत स्वर आपके होंगे जिसमें एकदम थोड़ा सा मुख खुलता है। तो कौन कौन से थे? ई और उ और दीर्घ उ। अर्ध संवृत में कौन से स्वर थे आपके? जिनका संवृत से थोड़ा सा ज्यादा मुख खुलता है वो होंगे आपके अर्ध संवृत। तो उसमें कौन कौन से थे आपके? ए और ओ। फिर उसके बाद आया अर्ध विवृत। तो अर्ध विवृत में कौन कौन से स्वर होंगे? तो अर्ध विवृत में आपके स्वर होंगे ए, ओ और ह्रस्व आ। ठीक है। विवृत स्वर में कौन से होंगे? तो विवृत स्वर में आपका केवल एकमात्र स्वर था दीर्घ आ। फिर हम लोगों ने पढ़ा जीभ की आकृति के आधार पर। तो जीभ की आकृति के जीभ की स्थिति के आधार पर। तो जीभ की स्थिति के आधार पर आप लोगों ने पढ़ा 3 टाइप के। कौन से? पश्च भाग, मध्य भाग और अग्रभाग। यहां पे उल्टा क्यों लिखा है तो उसका थोड़ा सा रीजन है। इस पश्च भाग स्वर की आपकी एक ट्रिक है। ठीक है। यह कहां पे आता है आपका? तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर पे पहले अग्र फिर मध्य, फिर पहले तो आगे वाला आएगा ना अग्र भाग, फिर मध्य भाग, फिर पश्च भाग, यानी ये आया कहां पे आपका? तीसरे नंबर पे आया। ठीक है। तो जिन वर्णों की आकृति 3 के तरीके है ना, जिन वर्णों की आकृति 3 के तरीके हैं वे आपके कौन से स्वर हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा ये आ बना हुआ है, अगर आ बनाएंगे आ तो इसमें 3 बन रहा है। फिर उसके बाद ऊ बनाएंगे, दोनों ऊ बनाएंगे तो उसमें 3 बन रहा है। फिर उसके बाद ओ बनाएंगे, इसमें भी आ गया देखो। औ बनाएंगे, यहां भी आ गया, है ना। छोटा आ क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि छोटा आ जो होता है यानी ह्रस्व आ जो होता है वो आपका होता है मध्य भाग स्वर। ठीक है। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, यानी इसको छोड़ दें अगर तो बाकी जितने भी इस आकृति के बनेंगे वे सारे कहाँ होंगे? पश्च भाग स्वर में होंगे। अब ये आपके हो गए पश्च भाग स्वर आ, उ, ओ और ओ। मध्य भाग स्वर आ हो गया। अब बचा कौन सा? अग्र भाग स्वर। तो जितने स्वर बचे हैं वो कहाँ चले जाएंगे? अग्र भाग स्वर, यानी ह्रस्व और दीर्घ ई, ए और ए। ठीक है। चौथा हम लोगों ने वर्गीकरण किया था स्वरों का किस आधार पर? ओष्ठ के आधार पर, है ना।
चौथा किस आधार पर किया था? ओस्ट के आधार पर किया था। ओस्ट के आधार पर कितने टाइप से बांटा था इसको? तो 2 टाइप से बांटा था। कितने टाइप से बांटा था? 2 टाइप थे इसके, है ना। पहला कौन सा था? तो वृत्तमुखी, और दूसरा कौन सा था? अवृत्त या फिर अर्धवृत्तमुखी, है ना। अवृत्त या फिर अर्धवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी स्वर कौन से थे? वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ क्या हो जा रहे थे? गोल हो जा रहे थे, है ना। क्या हो जा रहे थे? गोल हो जा रहे थे। वो थे आपके वृत्तमुखी स्वर। और जिनमें वो ओष्ठ गोल नहीं हो रहे थे वो आपके क्या थे? अवृत्तमुखी स्वर। ठीक है। तो जिनमें गोल हो रहे थे वो आपके वृत्तमुखी, और जिनमें नहीं हो रहे थे वो आपके अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में कौन से स्वर गोल, कौन से स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ आपके गोल हो रहे थे? उनमें आपने देखा था ह्रस्व और दीर्घ, उ, और फिर ओ और औ। अवृत्तमुखी में कौन से थे आपके? आ, यानी ह्रस्व और दीर्घ आ, उसके बाद ह्रस्व दीर्घ ई, फिर ए और ए। ये 6 स्वर आपके कहाँ थे? अवृत्तमुखी में। ठीक साथियों। तो साथियों आज हमने पढ़ा स्वर और उसका वर्गीकरण, स्वर और उसका वर्गीकरण। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।